हेलो माय डियर सी स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल पे स्टार्ट की हुई है न्यूली एडेड चैप्टर्स को कवर करने वाली सीरीज, और उसी सीरीज में हमारे चल रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो हम लेकर आए हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 18 एसडीजी एंड ईएसजी एश्योरेंस की टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस एंड इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं दैट यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड अ लिस्टेड कंपनी आफ्टर क्वालिफाइंग सीए फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपने ज्वाइन की होगी एक कंपनी, करेंगे ही सीए फाइनल एग्जामिनेशन पास होने के बाद हम कंपनी ज्वाइन करने का ही तो वेट कर रहे हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या खास बात लिखी है। दैट कंपनी वर्ड्स टू इंक्लूड sustainability reporting in accordance with global reporting initiative framework in its annual report। कंपनी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर रिपोर्ट करना चाहती है अपनी एनुअल रिपोर्ट में। ठीक है, आगे इन द अबव कंटेक्स्ट dwell upon what is your understanding of sustainability reporting, can you list some of its expected benefits। तो देखिए इस तरह के आंसर के अंदर आपको पहले बोला है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में बताइए, तो आपको वो मेंशन करना होगा, उसके बाद में उसके बेनिफिट्स मेंशन करने होंगे। ऊपर कंपनी के बारे में जो भी लिखा है उसका इस आंसर में कोई रेलेवेंस नहीं है। तो देखते हैं कैसे दिया है इसका आंसर। तो जैसे ही आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के आंसर तक पहुंचते हैं तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले इन्होंने सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन किया है। क्या बोला है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रैक्टिस ऑफ रिपोर्टिंग पब्लिकली। क्या रिपोर्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में, वो रिपोर्ट करता है ऑन इट्स इकोनॉमिक, एनवायरमेंट and social impacts and hence contribution towards the goal of sustainable development। बिल्कुल नॉर्मल डेफिनेशन लिखता है ये सबसे पहले, उसके बाद में आंसर में लिख देगा एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की डेफिनेशन को लर्न किया होगा और उसकी बेनिफिट्स देखे होंगे तो आपको वही मेंशन करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि क्या दिया है उसमें। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको दिया गया है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले का हमने क्वेश्चन देख लिया, दूसरे का क्वेश्चन दिया है ट्रस्टवर्दी इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग एंड डिस्क्लोजिंग इट्स सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बेस्ड अपॉन इंटरनली एक्सेप्टेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और वॉलंटरी बेसिस। ये जो भी कंपनी है ये पिछले कई सालों से वॉलंटरी बेसिस पे यानी अपनी मर्जी से सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करती आई है। और कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो कर रही है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क फॉलो कर रही है। उसके बाद में इवन सम ईयर्स बिफोर बीआरएसआर रिपोर्टिंग बिकम मैंडेटरी, even after BRSR reporting became mandatory, it is cross-referencing disclosures made under such reporting to disclosures sought under BRSR. The key thrust of integrated reporting is how company creates value over short, medium, long term। देखो इसको पढ़ के इतना पता चल रहा है कि कुछ समय पहले ही कंपनी के ऊपर BRSR रिपोर्टिंग मैंडेटरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने डिस्क्लोजर्स जो है उसके अकॉर्डिंग दिए नहीं दिए, ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Following further information is provided in respect of the above company। इस कंपनी के बारे में कुछ और बातें आपको बताई गई है, देखिए क्या लिखी है। पहला, it has increased the number of customers using digital customer mobile app of the company from 2 lakh users to 4 lakh users। यानी कंपनी ने 2 लाख से कंपनी के पहले 2 लाख यूजर्स थे तो अब उसने बढ़ाकर 4 लाख कर लिए। किसकी मदद ली उसने, उसमें डिजिटल कस्टमर मोबाइल ऐप की मदद से ऐसा कंपनी ने किया। There is 100% increase in digital connection। It has benefited the customers of the company and resulted in use of digital methods। यानी एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी डिजिटल चीज़ों को प्रमोट कर रही है। दूसरी इसकी तारीफ में क्या लिखा है, It has increased the number of beneficiaries under its flagships CSR programs from previous 10,000 to 75,000। कंपनी ने CSR प्रोग्राम यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसमें अगर वो पहले 10,000 लोगों को बेनिफिट पहुंचा रही थी तो उसने ये नंबर इंक्रीज करके 75,000 तक पहुंचा दिया है। सो इट हैज़ प्रोवाइडेड वैल्यू फॉर कम्युनिटीज एंड प्रोवाइडेड सस्टेनेबल लिवलीहुड टू देम। यानी कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया। अब आगे देखिए
Discussing above information, identify which of the capitals of integrated reporting are being related to first and second respectively. यानी ये एक तरीके का केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है जिसके अंदर कंपनी ने जो दो अच्छे काम किए वो आपको बताए हैं और आपको पहचानना है कि पहला काम कौन सी कैपिटल के तहत आता है और दूसरा कौन सी कैपिटल के तहत। तो आपको अगर याद हो तो एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर हमने 6 टाइप्स की कैपिटल पढ़ी थी। कौन सी? फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में दी गई दोनों ही चीज़ें पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है कि कंपनी ने जो डिजिटल चीज़ों को प्रमोट किया वो होगा इंटेलेक्चुअल कैपिटल से रिलेटेड, और दूसरा जो कंपनी ने लोगों को CSR में बेनिफिट पहुंचाया ज़्यादा से ज़्यादा और 10,000 से बढ़ाकर 75,000 लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है, उसमें कंपनी ने किसको हेल्प की है? सोशल कैपिटल आ जाएगा उसके अंदर। तो आपको देखो आंसर में देखेंगे बिल्कुल सही है हमारा आंसर। पहले केस में आंसर है इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इसको लिखा कैसे है? पहले रीजन दिया कि कंपनी ने ऐसा ऐसा किया, इस वजह से यहाँ पे इंटेलेक्चुअल कैपिटल के बारे में बात की गई है। और दूसरे केस में क्योंकि कंपनी ने लोगों को बेनिफिट पहुंचाया, सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाया, इसीलिए यहाँ पे जिस कैपिटल की बात की जा रही है वो है सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल। तो इसी के साथ इस चैप्टर के आपके टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो। और आप जानते हैं कि इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो देखने से पहले हम उसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, एज रिगार्ड्स anti-corruption, anti-bribery policy and organization of awareness program for dealers conducted during the year। यानी कंपनी ने एंटी करप्शन या एंटी ब्राइबरी पॉलिसी के तहत कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया था, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या ट्रू हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या हमें इसमें पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत है भी या नहीं। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। पहली चीज़, हैविंग एन एंटी करप्शन एंटी ब्राइबरी पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर डीलर्स आर इन नेचर ऑफ एसेंशियल इंडिकेटर्स। यानी यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात की गई है और चारों ही ऑप्शंस में आपको दिखेगा कि क्या ये एसेंशियल इंडिकेटर्स है या फिर ये आपकी लीडरशिप इंडिकेटर्स है। और चीज़ें क्या क्या है? दो चीज़ें की है कंपनी ने, एंटी करप्शन एंड एंटी ब्राइबरी पॉलिसी है और दूसरी चीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो सबसे पहले अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि इन इंडिकेटर्स के बारे में कहाँ बताया गया है। तो आपको याद दिला दूँ, आपको इस चैप्टर में मैंने पढ़ाया था BRSR यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। इसके अंदर हमने पढ़ा था सेक्शन C के अंदर प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर्स, जिसके अंदर आपको दो तरीके के इंडिकेटर्स बताए गए थे, जिसमें एसेंशियल इंडिकेटर्स और लीडरशिप इंडिकेटर्स। फ़र्क क्या था? एसेंशियल वालों को कंपनी को मैंडेटरीली डिस्क्लोज करना था और लीडरशिप वालों को ऑप्शनली डिस्क्लोज करना था। तो एसेंशियल में क्या क्या चीज़ें आ रही थी? दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्टेड ऑन एनवायरमेंटल डेटा, एनर्जी, एमिशंस, वेस्ट मैनेजमेंट। और ऑप्शनल में क्या आ रहा था आपका? बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी कंजप्शन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एटसेट्रा। तो ये जब दोनों इंडिकेटर्स हमने पढ़ लिए तो अब आपके आंसर में क्या है? वो है ब्राइबरी से रिलेटेड और अवेयरनेस प्रोग्राम से रिलेटेड। तो ये किस तरीके के इंडिकेटर्स होंगे, चलिए देखते हैं। तो क्योंकि आपको नाम से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एसेंशियली क्या चीज़ें होनी चाहिए किसी कंपनी में, या फिर एक लीडरशिप इंडिकेटर्स कौन से हो सकते हैं। तो किसी भी कंपनी में एंटी करप्शन पॉलिसी हो या एंटी ब्राइबरी पॉलिसी हो, ये आ जाएंगे आपके एसेंशियल इंडिकेटर्स में। लेकिन जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो केवल कंपनी एक स्टेप ले रही है, एक लीडरशिप स्टेप ले रही है, इसीलिए वो लीडरशिप इंडिकेटर्स में आ जाएंगे। तो इस इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, that having an anti-corruption, anti-bribery policy is in nature of essential indicators and organization of awareness program is in nature of leadership indicators। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि चैप्टर में ये बातें कहीं नहीं लिखी गई थी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा ही इसीलिए रही हूँ कि अगर ये एग्जाम में आता है तो आपको कैसे आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, as regards established mechanism for recycle of hazardous e-waste and disposal of paper waste by company, which of the following NGBRC principles are involved। तो आपको याद होगा मैंने आपको इन प्रिंसिपल्स को लर्न करने की ट्रिक बताई थी, तो उसमें से आपका रिसाइकलिंग द ई वेस्ट, इससे रिलेटेड प्रिंसिपल कौन सा है? तो यह हमारे दो प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल नंबर 2 एंड प्रिंसिपल नंबर 6। देखिए नेम देखते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 एंड प्रिंसिपल नंबर 6 का। अगर आपको याद हो तो 6 था प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, और आपका प्रिंसिपल नंबर 2 था सेफ एंड सस्टेनेबल गोल एंड सर्विसेज।
तो क्योंकि आपको एमसीक्यू के अंदर रिसाइकिल से रिलेटेड बात की गई है, तो जैसे ही आप इसी के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे 2 प्रिंसिपल्स हैं जिनके अंदर हम वेस्ट को रिसाइकिल रीयूज करने की बात करते हैं। तो उसके अंदर प्रिंसिपल नंबर 2 में भी हमने बात की रिसाइकलिंग द वेस्ट की, एंड प्रिंसिपल नंबर 6 में भी बात की थी। इसीलिए यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो आ जाइए 3rd नंबर एमसीक्यू में, दैट कंसीडरिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंबरशिप ऑफ वेरियस इंडस्ट्री चैम्बर्स, ट्रेड एसोसिएशंस एंड प्रोवाइडिंग इनपुट्स टू गवर्नमेंट फॉर इंप्रूवमेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस। यह भी आपसे प्रिंसिपल पूछा है, किस चीज़ से रिलेटेड प्रिंसिपल है, दैट आप मेंबरशिप दे रहे हैं वेरियस इंडस्ट्री चैम्बर्स की, या उसके अलावा गवर्नमेंट को इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए, तो उसमें कौन सा प्रिंसिपल इंक्लूडेड है। तो यहाँ देखते हैं हम सभी प्रिंसिपल्स कि कौन सा आएगा आपका आंसर के अंदर। अगर आपने ट्रिक से प्रिंसिपल याद किए होंगे तो आप बिल्कुल भूले नहीं होंगे कि यहाँ मैं किन प्रिंसिपल्स की बात कर रही हूँ। तो अपने दिमाग की घोड़ों को दौड़ाइए और जानिए कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल था। इसका आंसर है आपका प्रिंसिपल नंबर 7। क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपल नंबर 7 का नाम ही यही था, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। जहां भी गवर्नमेंट से रिलेटेड या लेजिस्लेटिव पॉलिसीज गवर्नमेंट से रिलेटेड ऐसा कोई वर्ड आपको मिलता है तो सभी प्रिंसिपल्स में से प्रिंसिपल नंबर 7 ही था जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड था। इसीलिए आपको यहाँ पे बिना सोचे समझे आंसर मिल जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। फिर आ जाइए एमसीक्यू नंबर 4 पे। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेट्स टू प्रिंसिपल दैट बिजनेस शुड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले ये वाला प्रिंसिपल कितने नंबर प्रिंसिपल है तो आपको याद दिला दूं, आपके 8th नंबर प्रिंसिपल में है दैट बिजनेस शुड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। उससे रिलेटेड हमने कुछ 3-4 पॉइंट्स जाने थे कि क्या लिखा है उस प्रिंसिपल के अंदर, लेकिन हम इन पॉइंट्स को रीड करेंगे और पहचानेंगे कि इनमें से इस प्रिंसिपल से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है। तो पहला ऑप्शन है CSR प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय कंपनी इन डेजिग्नेटेड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। क्या हमने इस प्रिंसिपल में CSR जैसा कुछ पढ़ा था? हाँ, बिल्कुल पढ़ा था। हमने जहाँ पर भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात आई थी, इक्विटेबल डेवलपमेंट की, वहाँ हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में देखा था। इसीलिए हमें यही ऑप्शन सही लग रहा है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं लग रही। लेकिन आपको फिर भी आगे के ऑप्शंस को रीड करना है। दैट सेकेंड इज नेट प्रमोटर स्कोर, एनर्जी ऑडिट और कंडक्टिंग प्रोग्राम टू असिस्ट एम्प्लॉयज इन फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। तो इन तीनों में से ही आपको कुछ भी मोस्ट सुटेबल नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही आपका CSR वाला पॉइंट आता है तो ये हमने इसी पॉइंट में पढ़ा था प्रिंसिपल नंबर 8 में। इसीलिए मोस्ट रेलेवेंट आंसर होना चाहिए आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल इंडिकेटर्स। यहाँ पर भी आपसे एसेंशियल इंडिकेटर्स और लीडरशिप इंडिकेटर्स की टेस्टिंग की जा रही है। तो देखो, अभी मैंने आपको पिछले एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त ही बता दिया था कि एसेंशियल को आपको मैंडेटरी डिस्क्लोज करना होता है और लीडरशिप को आपको ऑप्शनली डिस्क्लोज करना होता है। तो क्या ऑप्शन है? बोथ आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। Second option, essential indicators require mandatory disclosure, whereas leadership indicators require voluntary disclosures. ये कुछ सही लग रहा है, ये आप होल्ड पे रखिए। ऑप्शन नंबर सी, essential indicator require voluntary, ये क्रॉस हो जाता है यहीं पर। एंड ऑप्शन नंबर डी, all indicators based information और इज वॉलंटरी, ये भी गलत है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ आपके इस चैप्टर के टेस्ट अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन और इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ ये सीरीज आगे यूं ही चलती रहेगी और हम ऑडिट के बाकी चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।